16 नवंबर साल 1991 का दिन मुंबई और मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस दिन मुंबई का एक पॉश इलाका लोखंडवाला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। मुंबई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अंडरवर्ल्ड के कुछ खतरनाक अपराधियों को लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में घेर रखा था। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। इस एटीएस को मुंबई पुलिस के अफसर ए खान लीड कर रहे थे। मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में पहला ऐसा एनकाउंटर था जिसकी लाइव कवरेज मीडिया में चल रही थी। एनकाउंटर तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, लेकिन पुलिस टीम को शाबाशी मिलने की बजाय फजीहत मिलने लगी। आखिर क्यों लोग पुलिस टीम पर आरोप लगा रहे थे? ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस थीं जिनकी वजह से यह एनकाउंटर पुलिस के सिर का ताज बनने की बजाय पुलिस के गले की हड्डी बन गया? लगभग 3.5 घंटे तक चले इस डे लाइट एनकाउंटर में 1000 राउंड गोलियां चली और 150 पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट रही। अब पुलिस वाले अगर एनकाउंटर करने के लिए आए हैं तो डेफिनेटली इसके लिए उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले होंगे, मगर ये ऊपर वाला कौन है और वो कहां से इन्हें ऑर्डर दे रहा है? ये एक सीक्रेट है जो आज आपके सामने रिवील होने जा रहा है। इस एनकाउंटर में अशोक नटकर्णी, माया डोलस, राजू पुजारी, दिलीप बुआ और अनिल पवार ये टारगेट थे। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम गिरोह के ये टॉप शूटर्स में से थे। इनके एनकाउंटर के बाद पुलिस पर यह आरोप भी लगा था कि उनके फ्लैट में 70 लाख रुपए थे, जो पुलिस ने बरामद तो किए लेकिन शो नहीं किए। यह पहला ऐसा एनकाउंटर था जिसे कंप्लीट करने के लिए मुंबई पुलिस को बाकायदा एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया गया। लेकिन अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी ही रहस्य रोमांच से भरी सच्ची घटनाओं की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। लोखंडवाला एनकाउंटर की कंप्लीट इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हम लिए चलते हैं 1980 से 1990 के दशक में। इन 10 सालों के बीच का समय मुंबई के लिए अंडरवर्ल्ड के खतरनाक खेल से भरा रहा। हर रोज सड़कों पर गैंगवार होती थी, खून बहता था और अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व हासिल करने की इस लड़ाई में छोटा डॉन से लेकर बड़ा डॉन तक मौत के घाट उतार दिए जाते और अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले शूटर्स और पंटरों जिंदगी पर हमेशा मौत की तलवार लटकती रहती थी। बदलते दौर में अंडरवर्ल्ड के काम करने का पैटर्न बदल रहा था। पुराने जमाने में हाजी मस्तान करीम लाला और वर्धा राजन मुरलियार अन्य वर्धा भाई के काम करने का पैटर्न डिफरेंट था। ये लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने अवैध धंधे करते रहते थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड में जब नई पीढ़ी ने सिर उठाना शुरू किया तो उसमें सबसे आगे नाम उछल कर आया दाऊद इब्राहिम कासकर का। उसका बड़ा भाई शब्बीर कासकर, मान्या सुरवे, छोटा शकील, छोटा राजन, बड़ा राजन जैसे लोग अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाने में लगे हुए थे। इनके अवैध धंधे जुआ, सट्टा, इलीगल शराब का धंधा, विदेशी माल की तस्करी, गांजे की तस्करी के साथ साथ अवैध वसूली, एक्सटॉर्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर पैसों की वसूली करने जैसे काम शामिल थे। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के बड़े कारोबारियों से वसूली, फिल्मी दुनिया में लफड़ेबाजी जैसे काम भी शुरू कर दिए गए थे। इन तमाम कामों के लिए देश के दूसरे स्टेट से भी लड़कों को बुलाया जाता, उनसे काम कराया जाता। इनमें से कुछ को काम के बाद वापस रवाना कर दिया जाता और कुछ लगातार अंडरवर्ल्ड में काम करते रहते। कुछ इसी तरह अंडरवर्ल्ड में माया डोलस और दिलीप बुआ जैसे लोगों की भी एंट्री हुई। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये उस दौर के सबसे खतरनाक और सटीक शार्प शूटर हुआ करते थे। ये उस समय डी कंपनी के लिए काम किया करते थे। इनमें से माया डोलस का कैरेक्टर और नेचर बहुत ही डेंजरस था। माया डोलस 16 अक्टूबर साल 1966 में एक मराठी फैमिली में पैदा हुआ था। मुंबई के प्रतीक्षा नगर में पैदा हुए माया डोलस के पिता का नाम विठोबा डोलस था। बचपन में इसका नाम महेंद्र डोलस था, लेकिन इसकी मां रत्न प्रभा डोलस ने इसे एक और नाम दिया। दरअसल माया की मां ने अपने बेटे महेंद्र को मजाक मजाक में ही माया कह दिया। उसके बाद से ही इसका नाम फेमस होने लगा। आगे चलकर यह माया डोलस के नाम से ही फेमस हुआ। माया महेंद्र डोलस के 5 भाई बहन और थे, यानी माया को मिलाकर ये कुल 6 भाई बहन थे। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद माया डोलस ने ITI की पढ़ाई भी की। कहा जाता है कि माया डोलस के स्वभाव में एक अजीब सी सनक थी। वो जो भी करता बिना किसी डर के दिलेरी के साथ करता। जब इसकी उम्र 16 साल की थी तभी उसने अशोक जोशी गैंग को ज्वाइन किया। फिर गैंग के साथ मिलकर बड़े बड़े अपराध करने लगा। बड़ी ही जल्दी माया डोलस में गैंग में बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 शूटर बन गया। अशोक जोशी गैंग के साथ काम करते हुए मुंबई के मंजूर से गैंग को ऑपरेट करता था। फाइनली एक दिन अशोक जोशी गैंग और दाऊद इब्राहिम जयंती आपस में टक्कर हो गई। इसमें अशोक जोशी मारा गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम के लड़कों ने अशोक जोशी गैंग के सभी लड़कों को नहीं मारा था, बल्कि कुछ के ऐसे थे जो इस लड़ाई में इस दिन में छोड़ दिए गए थे।
माया डोलस इनमें से ही एक था। आगे चलकर माया डोलस ने छोटा राजन से संपर्क किया और अब वो दाऊद की गैंग में शामिल हो गया। इसके दाऊद इब्राहिम गैंग में शामिल होने की भी एक कहानी है। दरअसल अशोक जोशी गैंग के बाद इसने अरुण गवली के लिए काम करना शुरू कर दिया। अरुण गवली के साथ काम करते हुए इसने बहुत सारे क्राइम किए। अरुण गवली का एक दुश्मन था अमर नायक, जो अंडरवर्ल्ड का एक शातिर बदमाश था। माया डोलस ने अमर नायक के कई लड़कों को मौत के घाट उतार दिया था, यहाँ तक कि अमर नायक की नाक में दम हो गया था। एक बार पुलिस ने माया डोलस को अरेस्ट किया तो ये पुलिस वाले को चाकू मारकर वहां से भाग गया। आगे चलकर उसे पुलिस वाले की भी मौत हो गई। आगे चलकर अमर नायक और अरुण गवली गैंग में मंडोली हो गई। दोनों ने यह तय किया कि अब एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, लेकिन अमर नायक ने इसके लिए एक शर्त रखी कि अरुण गवली माया डोलस को अमर नायक को सौंप देगा। साल 1987 में हुई इस डील के बारे में जब माया डोलस को पता चला तो उसने पहले ही अरुण गवली का गिरोह छोड़ दिया। इसके बाद माया डोलस डी कंपनी में चला गया। दूसरी तरफ घाटकोपर के कांजूर मार्ग का रहने वाला दिलीप बुआ एक बहुत ही खतरनाक और सन की किस्म का शार्प शूटर था। एक बार उसे केवल इस बात का शक हुआ कि पब्लिक प्लेस पर खड़ी हुई दो लड़कियां उसे देखकर हंस रही हैं। इतनी सी बात पर उसने उन दोनों लड़कियों को गोली मार दी। आगे चलकर साल 1987 में दिलीप बुआ को राम नाइक ने अपना बॉडीगार्ड बना लिया। राम नाइक उस समय सेंट्रल मुंबई में काम करता था। उसकी डी कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, वो अपना ही गैंग चलाता था। दाऊद इब्राहिम अपने दुश्मनों और कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के अभियान में लगा हुआ था। जब उसे पता चला कि दिलीप बुआ को रामा नाइक ने अपना बॉडीगार्ड बना लिया है तो उसने छोटा राजन से बोला कि किसी भी तरीके से दिलीप बुआ को इस बात के लिए राजी करो कि वो रामा नाइक का गेम बजा दे। छोटा राजन ने दिलीप बुआ से कहा कि ये करने पर तुमको पैसा तो मिलेगा ही, इसके साथ ही डी कंपनी में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। दिलीप बुआ ने ऑफर एक्सेप्ट किया और रामा नाइक को चेंबूर में काफी नजदीक से जाकर गोली मार दी। इसके बाद साल 1988 में माया डोलस और दिलीप बुआ एक साथ डी कंपनी के लिए काम करने लगे। ये वो दौर था जब मुंबई में दूसरे तमाम गैंग और गैंगस्टर खत्म हो गए थे। केवल दाऊद इब्राहिम का ही सिक्का चलता था, लेकिन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन भी दुबई में शिफ्ट हो गया था, जबकि मुंबई में उनका काम माया डोलस और दिलीप बुआ संभाल रहे थे। इस दौरान डी कंपनी की तरफ से जितने भी एक्सटॉर्शन के कॉल किए जाते थे, मर्डर किए जाते थे, वो तमाम काम माया डोलस उसके इशारे पर उसके ही लड़के करते थे या फिर वो दोनों खुद ही करते थे। इसी दौरान मुंबई के बांद्रा खार और अंधेरी में माया डोलस का गैंग सबसे बड़ा गैंग बन चुका था। इसी दौरान नॉर्थ मुंबई में आफ्ताब अहमद खान की पोस्टिंग हुई और उन्होंने जब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार देखा तो इस पर कंट्रोल करने के लिए ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया। इसी दौरान मुंबई के बांद्रा में रहने वाले एक पंजाबी बिल्डर को माया डोलस एक्सटॉर्शन के लिए कॉल कर रहा था। उस बिल्डर को माया के अलावा दिलीप और रवि पुजारा भी एक्सटॉर्शन के लिए कॉल कर रहे थे। उस बिल्डर ने पहले पुलिस से मदद मांगी, लेकिन जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उन्होंने सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम को फोन मिलाया और उनसे कहा कि मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने आदमियों से कह दीजिए कि वो मुझे एक्सटॉर्शन के लिए कॉल न करें। दाऊद इब्राहिम ने उस बिल्डर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और आगे से माया डोलस को वहां कॉल करने से मना कर दिया। लेकिन इसी बात से माया डोलस उसका माथा ठनक गया, क्योंकि वो काफी लंबे समय से अपने लड़कों के माध्यम से बिल्डर से संपर्क में था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, जिसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि माया डोलस और उसके लड़के एक्सटॉर्शन के लिए ज्वेलर्स और दूसरे बिजनेसमैन को कॉल करते थे, लेकिन एंड टाइम पर दाऊद इब्राहिम उन लड़कों को आगे से कॉल करने के लिए मना कर देता था और उन लोगों से डायरेक्ट पैसा ले लेता था। इसके बाद माया डॉलर्स और उसके गैंग ने एक डिसाइड किया कि अब वो डी कंपनी से अलग हटकर काम करेंगे और अपना ही गैंग चलाएंगे। इसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन के साथ साथ नए अड्डे की तलाश शुरू की। उनकी ये तलाश खत्म हुई लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग में, जहां DN नगर का एक बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा था। इस बिल्डिंग के फ्लैट में उन लोगों ने अपना अड्डा बना लिया। इसके बाद ये अपना शिकार भी तलाशते और उसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम जिन लोगों से एक्सटॉर्शन वसूलता था उनको भी ये अपनी तरफ से एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करने लगी। दूसरी तरफ पुलिस भी काफी एक्टिव हो गई। उसने एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करने वाले लोगों को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने टेलीफोन एक्सचेंज का सहारा लिया, जहां से ज्यादा एक्सटेंशन की शिकायत आती थी। वहां के टेलीफोन एक्सचेंज पर उन्होंने लोगों को बिठाकर एक पैरेलल लाइन के जरिए फोन कॉल को सुनने की कोशिश की जाती थी। कॉल करने वाले का नंबर भी निकाला जाता था, उसकी लोकेशन और एड्रेस ट्रेस किए जाते थे, ताकि इस इंफॉर्मेशन और आवाज के बेसिस पर यह अंदाजा लगाया जा सके कि ये कॉल कौन कर रहा है।
फाइनली इन लोगों को भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया। स्वाति अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर तक पुलिस पहुंच गई, लेकिन वो अपार्टमेंट बंद था। आपको बता दें कि जनरली ये तमाम लोग बाहर ही रहा करते थे। अपने अड्डे पर ये अपने हिसाब से फ्री टाइम और सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग फ्लैट में आया जाया करते थे। पुलिस ने कॉल बैक भी बजाया, मगर भीतर से कोई हलचल नहीं समझ में आई। फिर जांच में यह पाया गया कि इसी फ्लैट से एक टेलीफोन लाइन निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दूसरे फ्लैट पर जाती है। तब पुलिस को यह समझ में आया कि एक्चुअल में ये लोग यहाँ रहते हैं। इसके बाद सर्विलांस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया और ये इन्फॉर्मेशन निकाली गई कि आने वाले 16 नवंबर 1991 को इस फ्लैट में 7 लोग आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस 16 नवंबर की तारीख की तैयारी करने लगती है। मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट में एक जिम खाना था, यहाँ पर यह मीटिंग फिक्स की गई। एटीएस के सीनियर इंस्पेक्टर मोहम्मद कवि ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। मीटिंग के लिए रात 10:30 बजे का टाइम रखा गया। फॉर्मल बातचीत के बाद खाना पीना हुआ और इसके बाद एक्चुअल मीटिंग शुरू हुई। मोहम्मद कवि के साथ 3 लोग आए थे। उनमें से एक व्यक्ति काफी डरा हुआ समझ में आ रहा था। उसे स्वाति बिल्डिंग का काफी नॉलेज था। लगभग 2:30 बजे तक प्लानिंग का रोड मैप तैयार हो गया था। यह मीटिंग सुबह के 6 बजे तक चली। यह बात भी निकलकर सामने आई कि जिस व्यक्ति ने ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी उसका नाम गोपाल राजवानी था और वो उस फ्लैट का एक्चुअल ओनर था जिसमें ये लोग रह रहे थे। इसके बाद फाइनली 16 नवंबर की वो तारीख आ गई जिस दिन इस एनकाउंटर को किया जाना था। एटीएस के 10 पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पूरी पुलिस की टीम 12:30 बजे तक स्वाति बिल्डिंग पहुंच गई और उसने 1:30 बजे तक आसपास के तमाम एरियाज को सीज कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को इंस्पेक्टर मोहम्मद कवि लीड कर रहे थे। डिसीजन ये लिया गया कि इंस्पेक्टर कवि के साथ इंस्पेक्टर घराल और कांस्टेबल अंबरदास उस फ्लैट के दरवाजे पर जाएंगे, नॉक करेंगे और अंदर जो लोग हैं उन्हें सरेंडर करने की कॉल देंगे। पुलिस के 3 लोगों की ये टीम जैसे ही उस फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे पर पुलिस की टीम ने दस्तक दी, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजे को चीरती हुई गोलियां चलाई गईं। पुलिस टीम नीचे की तरफ आ गई। गोलियों की ये बर्स्ट AK-47 से दागा गया था। इंस्पेक्टर मोहम्मद कवि के एल्बो में एक गोली लगी और एक उनकी जैकेट में अटक गई। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जबकि उनके पीछे आए इंस्पेक्टर घराल ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। एक गोली उनके कंधे पर लगी और आर पार हो गई। सामने से दिलीप बुआ फायरिंग कर रहा था। इस फायरिंग से पुलिस टीम पीछे हटी और वो नीचे की तरफ भागा, जबकि सेकंड फ्लोर से निकलकर ये सारे के सारे बदमाश 3rd फ्लोर की तरफ चले गए। जो बदमाश फ्लैट में मौजूद थे उनके पास AK-47 और सेमी ऑटोमेटिक गन थी। खुद माया डॉलर्स के पास इजराइल में बनी बेहतरीन पिस्तौल थी, जबकि पुलिस टीम के पास कार्बाइन और 9mm पिस्टल मौजूद थी। इसके बाद लगातार दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। 2 बजे ATS के आफ्ताब अहमद खान भी रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गए, जबकि मुंबई पुलिस के कमिश्नर कृष्णमूर्ति कंट्रोल रूम में बैठकर सारी सिचुएशन को वॉच कर रहे थे। श्री कृष्णमूर्ति एनकाउंटर स्पॉट की टीम से बात करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जान से न मारा जाए, मगर कमिश्नर साहब अपने कर्मचारियों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक इंस्पेक्टर मिस्टर गोपसे को स्पॉट पर भेजा ताकि वो उनका मैसेज AA खान तक पहुंचा सकें। मिस्टर खान ने गोपसे के मैसेज को इग्नोर कर दिया और एनकाउंटर को कंटिन्यू किया। ऑपरेशन का सेकंड राउंड शुरू हुआ। लगभग 4 बज चुके थे। इस समय दिलीप बुआ के पैर में गोली लगी थी। 3 गैंगस्टर मारे जा चुके थे और बाकी बचे गैंगस्टर को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। आगे चलकर दिलीप बुआ की तरफ से फायरिंग बंद हो चुकी थी, उसे गोली लग चुकी थी, जबकि माया डॉलर्स पुलिस टीम को गालियां दे रहा था। फाइनली जब उसने देखा कि उसके तमाम साथी मारे जा चुके हैं और वो अकेला बचा है, तो वो बिल्डिंग से निकलकर भागता हुआ सामने आ गया। उसने दोनों हाथ उठा लिए और चिल्लाकर बोला कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मगर पुलिस टीम ने जैसे ही उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अगले ही पल 100 राउंड गोलियां चली और माया डॉलर्स जमीन पर डोल गया। पोस्टमार्टम में माया डॉलर्स के शरीर में 100 गोलियां निकाली। 3rd फ्लोर पर दिलीप बुआ की डेड बॉडी मिली। अशोक नटकर्णी और रवि की बॉडी 2nd फ्लोर पर मिली। 5:15 बजे इस ऑपरेशन की आखिरी गोली चली थी। यह ऑपरेशन लगभग 3.5 घंटे चला। गैंगस्टर 5 थे, जबकि 7 डेड बॉडी रिकवर हुई थी। बताया जाता है कि इनमें से 2 सिविलियन थे। बताया जाता है कि उनमें से एक पुणे की यरवदा जेल का वार्डन था। जो दाऊद इब्राहिम के लोग जेल में बंद थे उन्हें वो फैसिलिटेट करता था, अधिकारियों को मैनेज करता था। तो माया डॉलर्स के पास वो रिश्वत लेने के इरादे से आया था। दूसरा व्यक्ति अनिल खूबचंदानी था, जिसका काम था माया डॉलर्स गैंग को नए शिकार की जानकारी देना। इसके बाद पुलिस की ATS टीम पर कई आरोप लगे, जैसे ये एनकाउंटर रेजिडेंशियल एरिया में करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या यह एनकाउंटर दाऊद इब्राहिम के इशारे पर किया गया, क्योंकि दाऊद इब्राहिम इन लोगों की हरकतों से परेशान हो चुका था। क्या इस एनकाउंटर का इन्फॉर्मेशन इनपुट पुलिस को दाऊद इब्राहिम की तरफ से दिया गया था। पुलिस की तरफ से लगभग 450 राउंड फायर किए गए। इतने ज्यादा राउंड फायर करने की क्या जरूरत थी।
बताया गया कि फ्लाइट में तलाशी के दौरान पुलिस को 70 लाख रुपए प्राप्त हुए, लेकिन पुलिस ने इन रुपयों की जब्ती नहीं बनाई। इस मामले की इंक्वायरी हुई, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को क्लीन चिट मिल गई। आगे चलकर आफ्ताब अहमद खान इस ऑपरेशन के हीरो बने, लेकिन उनके ऊपर करप्शन के साथ साथ जब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जब मुंबई में राइट्स हुए थे, उस समय हिंदू मुसलमान के बीच फर्क करने का भी आरोप लगा। उनका प्रमोशन भी रोका गया। इन तमाम बातों से तंग आकर उन्होंने रिटायरमेंट से 6 साल पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच माया डॉलर्स एनकाउंटर दाऊद इब्राहिम के इशारे पर किया गया था? ये थी माया डॉलर्स एनकाउंटर की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।